हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कक्षा 12वीं रसायन अध्याय 2 विलयन के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे राउल्ट का नियम और ठोसों का द्रव में विलयन और उसका वाष्प दाब। इससे पहले भी हम राउल्ट के नियम पढ़े हैं, लेकिन वो जो राउल्ट का नियम था वो भी द्रवीय विलयन के लिए ही था, लेकिन ऐसा द्रवीय विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव थे। आज हम जिस द्रवीय विलयन के बारे में पढ़ेंगे उसमें विलेय ठोस है और विलायक जो है द्रव है। इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि कहानी कहाँ से आगे बढ़ रही है। कहानी आगे बढ़ती है द्रवीय विलयन से, क्योंकि द्रवीय विलयन 3 प्रकार का होता है: ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं हेनरी का नियम। इसके बाद हम पढ़े हैं द्रव का द्रव में विलयन, तो उसमें हम पढ़े हैं राउल्ट का नियम और उसके आधार पे विलयन के प्रकार आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अब उसकी कहानी भी वहां पर खत्म हो गई। अब कहानी कैसे आगे बढ़ रहा है? अब कहानी आगे बढ़ेगा ठोस का द्रव में विलयन, मतलब ऐसा द्रवीय विलयन। ये द्रवीय विलयन की बात कर रहे हैं तो इसमें इस द्रवीय विलयन का मतलब क्या है? ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, यानी कि विलेय ठोस है और विलायक जो है द्रव है। तो इसमें हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, फिर हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। उसके बाद हम पढ़ेंगे वांट ऑफ घटक। मतलब कहानी अब यहीं से आगे बढ़ेगा। तो इससे पहले जो राउल्ट का नियम पढ़े हैं और अभी जो हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है? नियम तो वही है, बस अंतर किसका है ये आपको समझना है। चलिए उसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं इस पात्र में हम पानी ले लिए। इस पात्र में पानी है, पानी मतलब द्रव है, मतलब विलायक तो द्रव हो गया। और इसमें हम मिला देते हैं शक्कर। मतलब हम किसका विलयन बनाए हैं? शक्कर और पानी का। शक्कर ठोस है, यानी कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो विलेय है वो क्या है? ठोस है। विलेय जो है ठोस है और विलायक जो है द्रव है। तो ऐसे द्रवीय विलयन के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका विलेय ठोस है और विलायक द्रव है। अब इससे वाष्प दाब में क्या फर्क पड़ेगा वो आपको समझना है। वाष्प दाब किसे कहते हैं? स्थिर ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। बहुत इजी है, बस ये जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको आपको समझना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इस पात्र में केवल पानी ले लिए। यहां पर केवल पानी है और पानी क्या होता है? तो पानी होता है वाष्पशील। वाष्पशील मतलब जिसका वाष्प बनता है, मतलब यहां पर वाष्प बनेंगे और इन वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब को ही हम कहेंगे वाष्प दाब। ठीक है। अब इस पानी में हम क्या मिला दिए? यहां पर पानी की बात कर रहे हैं केवल ना, मतलब ये शुद्ध विलायक है। शब्दों को ध्यान देना, ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। अब इस पानी में जैसे हम शक्कर मिला दिए, शक्कर ठोस है, अवाष्पशील है। ये क्या है? अवाष्पशील है, अवाष्पशील। अब इस विलयन में अभी विलयन बन गया, पानी में हम शक्कर मिला दिए तो क्या बन गया? ये विलयन बन गया। समझ में आ रहा है ना? केवल पानी लिए थे, अब पानी क्या होता है? वाष्पशील होता है। ये शुद्ध विलायक है। इस शुद्ध विलायक में हम शक्कर मिला दिए। शक्कर क्या है? अवाष्पशील विलेय है, तब क्या बन गया? विलयन बन गया। तो इस विलयन को हम क्लियर रूप से कहेंगे, स्पष्ट रूप से कहेंगे तो कैसे कहेंगे? ये कैसा विलयन है? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन।
विलय युक्त विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलय उपस्थित हो। और ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आगे के जो हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। शब्दों को ध्यान दो, ये क्या है? शुद्ध विलायक है और ये ऐसा विलयन है जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, तो इसको हम कहेंगे अवाष्पशील विलय युक्त विलयन। अब वाष्प दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखो, ये विलयन का पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर पानी के जो कण हैं वो तो रहेंगे ही, साथ ही साथ शक्कर के भी कण होंगे। मतलब यहां पर विलायक तो रहेगा ही, ये विलायक है, मान लो ये विलायक है और विलायक के साथ साथ ये विलय के कण भी है। ये जो काला रंग से कर रहा हूं ये विलय के कण है। पहले आपको समझना है कि वाष्प दाब वास्तव में है क्या। वाष्प दाब मतलब वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब, और वाष्प दाब वास्तव में पृष्ठीय घटना होता है। मतलब वाष्प दाब किस पे डिपेंड करता है? तो किसी द्रव के पृष्ठ से वाष्प के हटने के दर पे, यहां से कितना वाष्प मर रहा है उस पे वाष्प दाब जो है डिपेंड करता है। इसमें केवल शुद्ध विलायक है, केवल पानी है, तो यहां पर पृष्ठ की बात करें तो इसमें केवल जो है पानी के अणु ही होंगे, मतलब यहां पर वाष्प ज्यादा बनेगा। इसमें पानी के साथ साथ शक्कर भी है, और शक्कर क्या है? शक्कर अवाष्पशील है, मतलब वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। तो यहां पर जो पानी के अणु की संख्या है वो इसकी तुलना में क्या हो गया? कम हो गया ना, तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी को आपको समझना है, आगे बहुत काम आने वाला है ये। अब यहां पर क्या हो रहा है उसको समझो। अगर हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दें, तब जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। मतलब यहां पर एक प्रश्न बनाते हैं और उस प्रश्न की सहायता से भी हम समझ सकते हैं। प्रश्न क्या बनेगा? कारण बताइए कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, क्यों? विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के पृष्ठ में सिर्फ विलायक के अणु ही नहीं होते, उसमें अवाष्पशील विलय के भी अणु रहते हैं। मतलब इसके पृष्ठ से वाष्प के हटने की दर कम हो जाता है। और वाष्प दाब किस पे डिपेंड करता है? तो द्रव के पृष्ठ से वाष्प के हटने की दर पे। कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है, ये समझना है कि अगर हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय, जैसे शक्कर हो गया, नमक हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, अगर हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दें, तब जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। अब ये जो वाष्प दाब में कमी है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि वाष्प दाब में कमी किसके कारण हुआ? अवाष्पशील विलय के कारण, क्योंकि इस विलयन के पृष्ठ पर अवाष्पशील विलय के कण भी मौजूद हैं। तो अगर हम अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, अवाष्पशील विलय की मात्रा अगर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? पृष्ठ पर उसके अणुओं की संख्या बढ़ते जाएगी, तो वाष्प दाब और भी कम होते जाएगा। मतलब विलयन के वाष्प दाब में जो कमी है वो अवाष्पशील विलय की मात्रा पे डिपेंड कर रहा है, उसके प्रकृति पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और यही से कहानी आगे बढ़ेगा, ध्यान देना। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में जो वाष्प दाब की कमी है वो अवाष्पशील विलय की मात्रा पे निर्भर कर रहा है, उसके प्रकृति पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो किसी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो उसके मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसके प्रकृति पे निर्भर नहीं करते, उसी को हम कहते हैं अणुसंख्यक गुण धर्म। आगे पढ़ेंगे, इसको हम और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखो कैसे, मान लो यहां पर हम 1 लीटर पानी लिए हैं, 1 लीटर पानी, और उसमें हम 100 ग्राम शक्कर मिला दिए।
1 लीटर पानी में हम 100 ग्राम शक्कर मिला दिए तो उसके वाष्प दाब में कमी हो गई, जो विलयन बना उसका वाष्प दाब कम हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से हम 1 लीटर पानी लेते हैं। पानी हम फिर से कितना लिए हैं, 1 लीटर ही लिए हैं। 1 लीटर पानी, अगर इसमें हम 100 ग्राम नमक मिला दें, 100 ग्राम नमक, यहां पर हम 100 ग्राम शक्कर मिला करके विलयन बनाए थे और यहां पर हम 100 ग्राम नमक मिला करके विलयन बना रहे हैं। अगर हम ये देखते हैं कि वाष्प दाब में कमी कितना कितना हुआ है, इस विलयन के और इस विलयन के, तो दोनों विलयनों में वाष्प दाब में जो कमी है वो एक बराबर आता है। अब एक बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर अवाष्पशील विलय की जो मात्रा है ये भी 100 ग्राम है और ये भी 100 ग्राम है। तो वाष्प दाब में कमी किस पे निर्भर कर रहा है, अवाष्पशील विलय की मात्रा पे, उसके प्रकृति पे निर्भर नहीं कर रहा है। क्योंकि शक्कर तो मीठा होता है, नमक भी मीठा होता है क्या, नहीं ना। कुल मिलाकर के क्या है, अभी तक हम जो पढ़े हैं उसके सारांश की बात करूं तो यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तब उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। मतलब सीधा सीधा कहें तो विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है यदि विलयन में क्या मिला हो, अवाष्पशील विलय। तो केवल यहां पर विलयन नहीं कहना है, जब भी हम कहेंगे विलयन की जगह हम क्या कहेंगे, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन। तो इससे आगे हम जब भी पढ़ेंगे और विलयन शब्द का उपयोग करेंगे तो विलयन का मतलब हो जाएगा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। और वाष्प दाब में कमी अवाष्पशील विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इस आधार पर राउल्ट ने क्या कहा ये सुनो, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ध्यान देना, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में, मतलब हम ऐसे विलयन की बात कर रहे हैं जिसमें क्या उपस्थित हो, अवाष्पशील विलय। विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, विलयन का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज। अब यहां पर आपको फिर से थोड़ा सा ध्यान देना है, विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, विलयन के वाष्प दाब के जगह में हम लिख सकते हैं विलायक का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब है किसके बराबर होगा, विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा, क्योंकि जो विलय है वो क्या है, अवाष्पशील है। तो आप विलयन का वाष्प दाब कहोगे तो भी उसका मान उतना ही आएगा जितना कि विलायक का वाष्प दाब होगा। यदि हम विलयन के वाष्प दाब को P से डिफाइन करें तो विलायक का वाष्प दाब को हम डिफाइन करते हैं PA से, और ये समानुपाती हो जाएगा XA का। और इसको जब हम हल करते हैं तो इससे पहले भी राउल्ट के नियम में हल किए हैं, इसको हल करते हैं तो क्या आता है, ये आता है PA इक्वल P0A इंटू XA। P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। PA मतलब विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, और P0A का मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और XA का मतलब है विलायक का मोल प्रभाज। कुछ बातों को फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आगे पढ़ने के लिए उन बातों को जानना बहुत जरूरी है। अगर शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तब उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है यदि उस विलयन में अवाष्पशील विलय उपस्थित हो, और वाष्प दाब में जो कमी है वो अवाष्पशील विलय के मात्रा पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। और ऐसे गुण धर्म को हम कहते हैं अणुसंख्यक गुण धर्म। और एग्जाम में पूछता भी है अणुसंख्यक गुण धर्म किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए है
तो चलो हम देख लेते हैं परिभाषा अणुसंख्यक गुण धर्म का। अगर शब्दों को ध्यान दोगे तो यहीं से परिभाषा आसानी से लिख सकते हो। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक मतलब अणुओं की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला। मतलब किसी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, तो ऐसे गुणधर्म को हम कहते हैं अणुसंख्यक गुण धर्म। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब। तो आगे हम इन चारों को डिटेल में भी पढ़ेंगे।